नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और वो टॉपिक है रायसेना डायलॉग एंड फाइव आई कंट्रीज। तो हम लोग समझेंगे आज के इस पूरे के पूरे सेशन में कि आखिर ये रायसेना डायलॉग होता क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये फाइव आई कंट्री क्या होते हैं, इनके साथ समझौता क्या है। तो इन सभी मुद्दों पर हम लोग आज डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई दिनों से आप पेपर में इसके बारे में सुन रहे होंगे। तो यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर जो डायलॉग है इसका महत्व क्या है, जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स को किस तरीके से ये क्या करता है, प्रभावित करता है, और साथ ही जो फाइव आई कंट्री हैं वो क्या है, कैसे उसका निर्माण हुआ, और भारत के लिए इनके साथ संबंध जो है वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और जैसा कि मैंने कहा कि आपने देखा होगा पिछले दिनों कई बार इसको लेकर के न्यूज आया कि 17 मार्च को जो है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जो रायसेना डायलॉग है उसकी शुरुआत की गई है ना। भारत के प्रधानमंत्री ने क्या किया, 17 मार्च को ही इनोग्रेटेड द डायलॉग कॉल्ड रायसेना डायलॉग। तो आप देखोगे इस वजह से ये पूरा का पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है। और कहा जाता है कि जो रायसेना डायलॉग है वो जो है वो जो जियोपॉलिटिक्स है भारत के आसपास जो जियोपॉलिटिक्स हो रही है, और भारत का जो जियो इकोनॉमिक्स है उसकी नीतियों को लेकर के काफी इंपॉर्टेंस रखता है। तो याद रखिएगा, जो रायसेना डायलॉग है वो एक ऐसा हम कह सकते हैं कि सम्मेलन है जिसमें जो है भारत के आसपास जो भू राजनीति है और जो भारत का भू अर्थशास्त्र है यानी कि जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स उसको लेकर के हम लोग डिस्कशन करते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए हिंद महासागर में क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरीके से हिंद महासागर में जो चीन का जिस तरीके से क्या है प्रभाव पड़ रहा है, या फिर हिंद महासागर में जिस तरीके से जो पायरेट्स हैं उनके प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो आतंकवाद आतंकवाद इस क्षेत्र में किस तरीके से बढ़ रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। इन सभी जियोपॉलिटिक्स के मुद्दे पर जो है आप देखोगे यहाँ पर चर्चा होती है। और जियो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से आप देखोगे जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। मान लीजिए हमारा और अमेरिका का संबंध काफी अच्छा है, हिंद महासागर में जिस तरीके से चीन का प्रभाव बढ़ रहा है और उसको कंटेन करना, उसको रोकना हम दोनों देशों का क्या है, एक लक्ष्य है। तो भारत और अमेरिका इस एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या आए हैं, एक साथ आए हैं। तो ये जो साझेदारी है वो सिर्फ आपको सुरक्षा के क्षेत्र में नहीं दिखेगी, ये जो साझेदारी है इकोनॉमी में भी आपको देखने को मिलेगा। तो आज के टाइम में आप देखोगे अमेरिका जो है भारत को कई प्रकार की टेक्नोलॉजी देता है ना। भले जरूर कुछ रेट्स को लेकर के, टैरिफ को लेकर के कुछ दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन जनरली अगर आप देखोगे तो भारत और अमेरिका का जो व्यापार है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है। तो इस तरीके से दूसरे देशों के साथ भी जो हमारे संबंध हैं है ना, वो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को भी क्या करते हैं, फायदा पहुंचाते हैं, और हमारा जो भू राजनीति यानी कि जियो पॉलिटिक्स है उसके साथ भी जुड़े हुए हैं। तो रायसेना जो डायलॉग है वो क्या करता है, भारत का जो जियो पॉलिटिक्स है यानी कि भू राजनीति है और जो जियो इकोनॉमिक्स है उसको क्या करता है, एक साथ उसके जितने भी मुद्दे हैं उस पर चर्चा करने के लिए एक मंच, एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने का काम करता है। तो इससे जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम देखें तो जिस समय रायसेना डायलॉग चल रहा था यानी कि 17 मार्च को ये शुरू हुआ और लगभग 20 मार्च तक ये पूरा का पूरा सम्मेलन चला है, उसी दौरान भारत में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस चल रहा था जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ द ग्लोबल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी चीफ। तो दुनिया के जितने भी महत्वपूर्ण देश हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, आप देखोगे भारत क्या करता है, उन सभी देशों के जो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी चीफ होते हैं उनको भारत में आमंत्रित किया जाता है, उनके साथ बैठकें की जाती हैं, और जो भी इंटेलिजेंस शेयरिंग को लेकर के जो भी हमारा हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं है ना, चाहे वो आतंकवाद के मामले में हो, चाहे वो नारकोटिक्स के मामले में हो, चाहे वो अवैध शिकार जो होते हैं उसके मामले में हो, तो कहीं पर भी जहां पर आप देखोगे कि वो देश हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो वहां से इंटेलिजेंस शेयरिंग किस तरीके से आसान हो इसको लेकर के ये पूरा का पूरा कॉन्फ्रेंस भारत जो है आयोजित करता है। तो जिस समय भारत में रायसेना डायलॉग्स हो रही थी उसी समय आप देखोगे
भारत में जो है फोर्थ फोर्थ कॉन्फ्रेंस ऑफ द ग्लोबल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी चीफ भी हमारा हो रहा था, यानी कि चौथा कॉन्फ्रेंस इस तरह का भारत के द्वारा आयोजित किया जा रहा था उसी समय। तो दोनों के दोनों कॉन्फ्रेंस एक साथ आप देखोगे कोइंसाइड किए हैं, एक साथ हो रहे हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है कि एक तरफ तो हम भारत के जियोपॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स उसको लेकर के बातचीत कर रहे हैं दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ, और उसी के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, उसी समय में दुनिया के जितने भी इंपॉर्टेंट देश हैं हमारे लिए, हमारे जो मित्र देश हैं, उनके जो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी चीफ हैं, उनकी बैठक हमारे देश में हो रही है। तो ये बहुत ही बड़ा न्यूज है जिसको हम लोग आज डिकोड करेंगे। तो इन दोनों जो कॉन्फ्रेंसेस हुए, इसमें एक नाम बार बार आ रहा है, I5 कंट्री का। तो हम लोग अंतिम में ये भी देखेंगे कि I5 कंट्री क्या होते हैं, क्योंकि आप देखोगे ये जो ग्लोबल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी चीफ का जो बैठक हुआ, उसमें I5 जो कंट्री है, I5 जो कंट्री है, उनके 3 देशों के कम से कम, कौन कौन, यूएसए, यूके और न्यूजीलैंड के चीफ जो है, उन्होंने क्या किया है, सिक्योरिटी चीफ उन्होंने क्या किया है, इसमें भाग लिया है। तो यहां पर I5 कंट्री भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो इस वजह से ये पूरा का पूरा न्यूज जो है चर्चा में बना हुआ था। अब अगर हम थोड़ा डिटेल में रायसीना डायलॉग की बात करें, तो आपको ध्यान में रखना है कि एवरी ईयर, याद रखिएगा, ये क्या है, एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है। क्या है, एक एनुअल कॉन्फ्रेंस, यानी कि एवरी ईयर भारत क्या कर रहा है, 2016 से लगातार 2016 से भारत क्या कर रहा है, इस तरह का एक डायलॉग यानी कि कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहा है, जिसमें भारत के जितने भी मित्र देश हैं, भारत क्या करता है, दूसरे देशों को आमंत्रित करता है, और वहां के जो भी मिनिस्टर से लेकर के, जो भी उद्योगपति से लेकर के, जो भी पुलिस प्रमुख होते हैं, जो भी इंटेलिजेंस प्रमुख होते हैं, मिलिट्री के अध्यक्ष होते हैं, वो क्या करते हैं, इसमें भाग लेने आते हैं। तो याद रखिएगा कि जो रायसीना डायलॉग है, उसकी शुरुआत कब हुई थी, लगातार 2016 से भारत क्या कर रहा है, इस तरह का जो कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहा है। और इस बार 2025 में जो कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, वो इस तरह का 10वां कॉन्फ्रेंस था, यानी कि 10th कॉन्फ्रेंस 2025 में भारत ने आयोजित किया है। तो याद रखिएगा कि जो रायसीना डायलॉग है वो क्या है, एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है, यानी कि हर साल होने वाला कॉन्फ्रेंस है, जिस पर हम लोग जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स के जो भी मुद्दे हैं उस पर क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। यहां पर आप देखोगे, जैसे मैंने कहा कि वर्ल्ड जो है, दुनिया आज जिस तरह के प्रॉब्लम को फेस कर रही है, उस प्रॉब्लम को यहां पर क्या किया जाता है, डिस्कस किया जाता है। सभी देश क्या करते हैं, अपनी अपनी बातों को रखते हैं, जिससे भारत को यह भी पता चलता है कि इन मुद्दों को लेकर के दूसरे देश क्या सोचते हैं। मान लीजिए हिंद महासागर में, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है पूरी दुनिया के लिए, साउथ चाइना सी पर दूसरे देशों का क्या रुख है, आतंकवाद पर दूसरे देशों का क्या रुख है, जो गाजा में वॉर चल रहा है उसको लेकर के दुनिया क्या सोचती है, जो रूस और यूक्रेन का वॉर चल रहा है उसको लेकर के दुनिया क्या सोचती है। तो ये जानना बहुत जरूरी है भारत के लिए और दूसरे देशों के लिए भी, कि भारत इसमें क्या रुख अपना रहा है। तो इसी तरीके से आप देखोगे कि पूरा का पूरा दुनिया के देश इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं और अपनी बातों को यहाँ पर रखने का काम करते हैं। ठीक है। और मैंने क्या कहा कि जो ये कॉन्फ्रेंस है जो कि न्यू दिल्ली में होता है, और वहां पर आप देखोगे कि वेरियस अलग अलग सेक्टर्स के लोग यहाँ पर शामिल होते हैं। यहां पर मैंने कहा कि बिजनेसमैन भी आते हैं, पॉलिटिशियंस भी आते हैं, मीडिया के लोग भी होते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग भी होते हैं, जो अपना मत यहां पर रखने का काम करते हैं, अपनी जो सोच है वो यहां पर रखने का काम करते हैं। अच्छा, आपको यह भी ध्यान में रखना है, जैसे मैंने कहा इसका नाम क्या रखा गया है, राय सेना डायलॉग। तो राय सेना आप समझ जानते हैं ना कि जो भारत का जो जो राष्ट्रपति भवन है, या फिर जो भारत की बहुत जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं वो कहां पर है, राय सेना हिल्स पर बनाए गए हैं। और चूंकि ये जो डायलॉग है वो यहीं पर आयोजित किया जाता है, इसीलिए उसी हिल्स के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया, राय सेना हिल्स। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि जो राय सेना हिल्स है, जिस पर आप देखोगे हमारा राष्ट्रपति भवन है, यहीं पर हमारे क्या है, मंत्रालय हैं, तो उसी के नाम पर क्या रख दिया गया, इस डायलॉग का नाम राय सेना हिल्स। ठीक है ना। ये चीजें ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आप ध्यान में रखोगे कि जिस तरीके से दुनिया में
और भी ऐसे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं जहां पर दुनिया के देश के रिप्रेजेंटेटिव एक साथ इकट्ठा होते हैं और वहां पर अपनी बातों को रखते हैं। जैसे आप देखोगे म्यूनिक म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होता है, जहां पर यूरोप, एशिया, अफ्रीका के सभी देश इकट्ठा होते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और दुनिया के जो सिक्योरिटी सिचुएशंस है उस पर क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। इसी तरीके से आप देखोगे, आपने नाम सुना होगा, सिंगापुर में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाता है जिसका नाम क्या है, संग्रीला डायलॉग। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें तो भारत भी जाता रहता है, ठीक है ना। तो ये जो संग्रीला डायलॉग है वो भी एक बहुत ही ख्याति प्राप्त क्या है, कॉन्फ्रेंस है, जहां पर इसी तरीके से दुनिया के देश अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, उद्योगपति आते हैं, मीडिया के लोग आते हैं, और भी डिफरेंट डिफरेंट जो क्षेत्र हैं वहां के लोग इसमें आते हैं और अपनी बातों को रखने का काम करते हैं। उसी तरीके से आप कह सकते हो कि भारत ने भी इसकी शुरुआत की, और भारत में जो कॉन्फ्रेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रायसीना डायलॉग। तो ये बातें जो बेसिक हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना, ये चीजें। इसके अलावा अगर हम कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है, हम लोग इसकी बात करें, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो डायलॉग है वो इज ऑर्गेनाइज बाय द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। आप देखोगे यहां पर ये जो पूरा का पूरा डायलॉग है उसको एक संस्था के द्वारा जो है आयोजित किया जाता है, और आप देखोगे उसका नाम क्या है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलकर के क्या करती है, इस डायलॉग को ऑर्गेनाइज करती है। तो थोड़ा सा ये जो सारे फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं उसको आपको ध्यान में रखना है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये जो एडिशन है वो कितना है, 10th एडिशन है रायसीना डायलॉग का। और यहां पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इसका थीम बेस्ड, देखिए हर साल जब भी ये डायलॉग होता है उस समय कोई ना कोई एक थीम जो है इसका रखा जाता है। और याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसका जो थीम है इस बार वो क्या है, काल चक्र। काल चक्र है ना, व्हील ऑफ टाइम जिसको हम लोग बोलते हैं, काल चक्र है ना, पीपल, पीस एंड प्लेनेट। तो यहां पर आप देखोगे कि इस बार का जो क्या है थीम है वो क्या है, काल चक्र है ना, व्हील ऑफ टाइम, पीपल, पीस एंड प्लेनेट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो 10वां संस्करण है उसका इस बार का थीम है क्या, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग बात कर रहे हैं किसके ऊपर, रायसेना डायलॉग के ऊपर, ठीक है ना। और आप देखोगे इस बार कहा जा रहा है कि जो रायसेना डायलॉग भारत ने क्या किया, ऑर्गेनाइज कराया, उसमें आप देखोगे 125 देशों के रिप्रेजेंटेटिव ने क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। दुनिया का हर बड़ा देश आप देखोगे इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है ना। तो आप देखोगे इसमें जो मिनिस्टर्स हैं वो आए हैं, इसमें जो फॉर्मर हेड ऑफ स्टेट हैं, यानी कि जो फॉर्मर हेड ऑफ स्टेट मतलब जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इसमें क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है ना। जो गवर्नमेंट के जो मिलिट्री कमांडर्स हैं वो इसमें भाग लिया है, इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं उन्होंने इसमें भाग लिया है, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट आए हैं, ठीक है ना, जर्नलिस्ट, स्कॉलर्स, सभी लोगों ने क्या किया है, इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो लगभग 3,500 के करीब जो डेलीगेट्स हैं वो आए हैं कहां पर, इस डायलॉग में। तो एक अच्छा खासा जमावड़ा दुनिया के देशों का यहाँ पर लगता है, उनके रिप्रेजेंटेटिव का लगता है, बिजनेसमैन का लगता है, एक्सपर्ट्स का लगता है, जो दुनिया में व्याप्त जो भी जियो पॉलिटिक्स के टॉपिक्स हैं, जो भी जियो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं, उन पर क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाए उस पर बातचीत करते हैं, क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए इस पर जो है क्या होती है, यहाँ पर बातचीत होती है। तो एक तरीके से मंच प्रदान करता है दुनिया के प्रॉब्लम्स और उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए इसको लेकर के। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। तो ध्यान रखिएगा इस संग्रीला डायलॉग्स कितना इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि मैंने कहा कि जो संग्रीला डायलॉग जब हमारा चल रहा था उसी समय एक और कॉन्फ्रेंस भारत में आयोजित हुआ जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी चीफ। तो आप देखिएगा कि 4th एडिशन जो है इसका क्या किया गया है, इस साल आयोजित किया गया है ना। और यहां पर जैसा कि मैंने कहा कि भारत की
जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आप सभी जानते हैं कि रॉ जो है वो क्या करता है, एक्सटर्नल, क्या बोला गया, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी, यानी कि दुनिया के दूसरे देशों से जो भी खुफिया जानकारी हमें मिलती है वो किसके द्वारा मिलती है, रॉ के द्वारा मिलती है। तो रॉ और जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट है, क्या हम बोल रहे हैं, नेशनल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, इस डायलॉग को या फिर इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करते हैं। तो याद रखिएगा, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी चीफ जो आयोजित किया जाता है, वो कौन आयोजित करता है भारत में, तो वो रॉ और जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट है उसके द्वारा जो है इसको बुलाया जाता है, इसका आयोजन किया जाता है। और याद रखिएगा, ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट है, ये सीधे सीधे किसके अंदर में आता है, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवाल, उनके अंतर्गत काम करता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि इस तरह के कॉन्फ्रेंस भी भारत करता आ रहा है। और इस तरह का जो पहला कॉन्फ्रेंस है वो भारत ने जो है सबसे पहली बार कब किया था, अप्रैल 2022 में। और लगातार आप देखोगे उसके बाद से हर साल भारत क्या करता है, रायसेना जो डायलॉग होती है उसके जस्ट पहले जो हमारे इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी चीफ है दुनिया के देशों के, उनका क्या होता है, सम्मेलन होता है, और उसके बाद फिर रायसेना डायलॉग शुरू होती है। तो ये दोनों जो डायलॉग हैं वो एक साथ होते हैं हमेशा और काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं, याद रखिएगा। अब यहां पर भारत सरकार क्या करती है, जैसे मैंने कहा कि हमारे जो मित्र देश हैं, हमारे जो ऐसे देश हैं जिनके साथ हमारा क्या है, संबंध काफी अच्छा है, नॉर्मल है, उन देशों के जो खुफिया एजेंसी के चीफ हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो चीफ हैं, उनको हम क्या करते हैं, आमंत्रित करते हैं, ताकि जो इंटेलिजेंस शेयरिंग को लेकर के भारत और उनके बीच में एक समझ जो है, एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाए। क्योंकि आप देखोगे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको दूर करने के लिए दूसरे देशों से सूचनाओं को लाने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए जो आजकल फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग हो रहा है ना, मिसयूज हो रहा है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहे हैं, उनको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, भारत को ऐसे देशों के साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा जहां से ये ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो वो देश अगर भारत को इंटेलिजेंस यानी कि खुफिया सूचनाएं अगर नहीं भेजेंगे तो भारत सरकार बहुत सारे ऐसे काम नहीं कर पाएगी जो आज वो कर पा रही है। तो उस देश को भी हमसे क्या चाहिए, खुफिया जानकारी, और हमें भी उस देश से क्या चाहिए, खुफिया जानकारी। तो ये कॉन्फ्रेंस जो है एक तरीके से क्या करता है, मंच प्रदान करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जिसमें दुनिया के जो भी इंपॉर्टेंट देश जो भारत के लिए इंपॉर्टेंट रखते हैं वो क्या करते हैं, उनके बीच में एक आपसी समझ डेवलप होती है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि किस तरीके से इंटेलिजेंस शेयरिंग किया जाए जिससे कि सभी देशों को फायदा हो। तो भारत इसी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करता है, आप देखोगे कि यहाँ पर जो दुनिया के लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, जो हमारे मित्र हैं, उनको हम बुलाते हैं इस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें कि वहां के जो इंटेलिजेंस ब्यूरो होंगे, खुफिया एजेंसी होगी, उसके चीफ यहाँ पर भाग लेते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे इस बार 2025 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसका एजेंडा क्या था, उसका एजेंडा मैंने आपको दे दिया है, क्या है, काउंटर टेररिज्म, है ना। हर बार काउंटर टेररिज्म पर बात होती है, मतलब किस तरीके से आतंकवाद को हम क्या करें, खत्म करें। इसके अलावा देखिए, है ना, इंडो पैसिफिक कॉपरेशन, है ना, इंडो और पैसिफिक के जो देश हैं उनके बीच में किस तरीके से कॉपरेशन को बढ़ाया जाए। ग्लोबल चैलेंजेस, क्या क्या ग्लोबल चैलेंजेस हैं उस पर चर्चा की गई है। ग्लोबल सिक्योरिटी एंड इंटेल शेयरिंग मैकेनिज्म पर चर्चा किया गया है, किस तरीके से दुनिया के देश इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे, है ना। इमिग्रेशन आजकल बहुत बड़ा क्या है, आज देखोगे कि मुद्दा बन चुका है, तो इलीगल इमिग्रेशन को कैसे रोका जाए, है ना। एक्सट्राडिशन यानी कि जो इलीगल इमिग्रेंट है उनको कैसे देश में वापस भेजा जाए, एक्सट्राडिट किया जाए। ट्रांजेक्शनल क्राइम्स जो होते हैं, है ना, नारकोटिक्स और टेरर फंडिंग जो होती है उसको किस तरीके से रोकने का काम किया जाए। तो अगर आपसे पूछ लेगा कि इस बार जो कॉन्फ्रेंस हुआ इंटेलिजेंस चीफ का, उसमें मेन जो मुद्दे क्या थे, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो किस तरीके से जो नारकोटिक्स है या फिर टेरर फंडिंग होती है उसको किस तरीके से रोका जाए,
तो ये मुद्दे थे इस बार के, जिस पर की क्या हो रही है, बातचीत यहां पर हुई है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी चीफ, ये भी अपने आप में क्या करता है, हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, तो ये दो बातें तो हम लोग समझ गए कि रायसीना डायलॉग होता क्या है। रायसीना डायलॉग के साथ साथ जो यहां पर ये वाला जो कॉन्फ्रेंस चल रहा था, इसका महत्व क्या है, यहीं पर हम लोग बार बार नाम ले रहे हैं किसका, 5I कंट्री का। 5I कंट्री हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी चीफ की जो बैठक हुई, या फिर जो हमारा रायसीना डायलॉग हुआ, उसमें I5 के देशों ने क्या किया, भाग लिया। अब ये फाइव आई अलायंस क्या है, या फिर 5I कंट्री क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं हम लोग, 5I अलायंस या फिर 5I कंट्री। आप देखोगे कि 5I है ना, 5 आंख, ठीक है ना, 5I जिसको बोलते हैं, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 5 देश शामिल हैं। कौन कौन से देश, याद रखिएगा, इसमें से देश है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके एंड यूएसए। ठीक है ना, ये 5 कंट्री जो हैं, इन्हीं को मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं, 5 आईज। और आई यहां पर क्या शो कर रहा है, आई यहां पर शो कर रहा है वहां के जो इंटेलिजेंस ब्यूरो होते हैं, वहां के जो इंटेलिजेंस बॉडीज होती हैं, वो क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ जो भी इंपॉर्टेंट खुफिया जानकारियां होती हैं, इंटेलिजेंस न्यूज होते हैं, जानकारियां जो होती हैं, वो क्या करती हैं, शेयर करती हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो इनके बीच में जो है, आप देखोगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और उसके पहले से भी आप देखोगे, इनके बीच में समझौता था कि ये क्या करेंगे, इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे। और आगे चल करके आप देखोगे इसी ग्रुप को क्या बोला गया, 5I अलायंस। तो 5I अलायंस जो है वो क्या है, एक इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस है। इंटेलिजेंस शेयरिंग मतलब खुफिया जानकारियों को साझा करने के लिए क्या है, एक गठबंधन यहां पर किया गया है। किसके द्वारा, इन 5 देशों के द्वारा, जिसमें कौन कौन शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और यूएसए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और ये देश क्या करते हैं, किसी भी मुद्दे पर क्या करते हैं, जो भी उनके पास खुफिया जानकारी होती है, वो एक दूसरे को शेयर करते हैं, जिससे कि बहुत सारे जो क्राइम होते हैं, बहुत सारे जो क्राइम है, उसको खत्म करने में क्या मिलता है, मदद मिलता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ओके, तो 5I अलायंस की अगर हम बात करते हैं, तो इसका जन्म कब हुआ था, ऐसे तो बोला जाता है कि 1946 में, याद रखिएगा 1946 में जो है यूएस और यूके के द्वारा, यूएस और यूके के द्वारा आप देखोगे क्या किया गया था, है ना, इसकी आधारशिला रखी गई थी। क्या किया गया था, इसकी आधारशिला रखी गई थी। एक मिनट, यूएस और यूके के द्वारा जो है इसकी आधारशिला रखी गई थी। ओके, तो आप देखोगे कि 1946 में, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में, पोस्ट मतलब खत्म हुआ है जस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और उस समय यूएस और यूके ने क्या किया, एक एग्रीमेंट किया कि हम क्या करेंगे, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब कि जो भी खुफिया जानकारी होगी, यूएस और यूके क्या करेंगे, एक दूसरे को साझा करेंगे, जानकारी साझा करेंगे। और आगे चल करके आप देखोगे कि नए नए देश इसमें शामिल होने लगे। जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ, शीत युद्ध शुरू हुआ, तो बहुत सारे देश जैसे कनाडा है, या फिर आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया है, या फिर न्यूजीलैंड है, उन्होंने क्या किया, इसमें शामिल हुए। और उन्होंने भी क्या किया, जैसे यूके और यूएस अनरिस्ट्रिक्टेड क्या करते हैं, अपने जो खुफिया जानकारियां हैं उसको साझा करते हैं, उसी तरीके से कनाडा और क्या है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी क्या करता है, इन देशों के साथ अपनी खुफिया जानकारियों को साझा करता है, उसको ट्रांसफर करता है एक दूसरे को। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि ये जो अलायंस है, इसकी उत्पत्ति कब मानी जाती है, पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के तुरंत बाद। लेकिन याद रखोगे इसकी नींव जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ही रख दी गई थी, है ना। याद रखना कि 1943 में जो है ब्रिटेन और यूएसए के बीच में इंटेलिजेंस शेयरिंग को लेकर के एक समझौता हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं BRUSA, BRUSA,
है ना। यहाँ पर BR का क्या है, ब्रिटेन है, और यूएसए किसको रिप्रेजेंट करता है, यूएसए को। और इनके बीच में आप देखोगे पहला एग्रीमेंट हुआ था 1943 में इंटेलिजेंस शेयरिंग को लेकर के, जो आगे चल करके बन गया क्या, यूके यूएसए, यानी कि यूके उक्सा उक्सा एग्रीमेंट, यूके यूएसए। और इसी एग्रीमेंट का फल है कि आज 5 आई अलायंस आपको देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा 5 आई अलायंस का जो आधारशिला है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ही रख दिया गया था यूके और यूएस के बीच में। और आगे चल करके जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो तुरंत इसके बाद ये देश मिल करके यूएसए यूके ने इसको आगे बढ़ाया, और बाकी 3 देश कोल्ड वॉर के समय में क्या हो गए, उन्होंने इसको ज्वाइन कर लिया। तो 5 आई अलायंस क्या है, 5 देशों का एक गठबंधन है, एक अलायंस है, जिसमें ये देश क्या करते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग पर काम करते हैं। एक दूसरे को जो भी खुफिया जानकारी होती है, इंटेलिजेंस न्यूज होते हैं, सूचनाएं होती हैं, उसको क्या करते हैं, एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। तो ये 3 चीजें आपको यहां पर आज के टॉपिक में ध्यान पे रखनी है, ठीक है ना। तो मैंने आपको राइट सेना डायलॉग के बारे में पढ़ा दिया, मैंने आपको जो कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी चीफ क्या होता है उसके बारे में पढ़ा दिया, और मैंने आपको पढ़ा दिया 5 आई अलायंस के बारे में। और ये तीनों इंटरनल सिक्योरिटी से ले जोड़ लो या फिर IR से जोड़ लो, दोनों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंस रखते हैं। ओके। और अगर आपने सही तरीके से क्लास को सुन लिया है तो जैसा कि मैंने कहा था कि हर दिन हमारे टॉपिक से हम एक क्वेश्चन जो है मैं आपको दूंगा, और आप उसको क्या करेंगे, उसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ये रहा आपके सामने, इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसके आंसर जो है मुझे आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और पहला स्टेटमेंट क्या है, द राय सेना डायलॉग इज अ बिनायल कॉन्फ्रेंस फोकस्ड ऑन जियोपॉलिटिक्स एंड जियोइकोनॉमिक्स, यानी कि जो राय सेना डायलॉग है एक द्विवार्षिक सम्मेलन है जो भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर क्या है, केंद्रित है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, द थीम ऑफ द 2025 एडिशन ऑफ द राय सेना डायलॉग इज कालचक्र पीपुल पीस एंड प्लेनेट। ये 2 स्टेटमेंट हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है सही है, कौन सा स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। तो अपने अपने आंसर जरूर क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिएगा। तो आशा करता हूं आप सभी को कि आज का जो सेशन है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करेंगे, अपने कमेंट हमें देंगे, और जो क्वेश्चन मैंने दिया है उसकी जानकारी आप देंगे कहां पर, हमारे कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और